ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म केयर डिसीज़, इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग टर्म केयर डिसीज़ है, मतलब इसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलेगा? ऑप्शन में निमोनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, लेप्रोसी या फिर एंट्राइटिस। कौन सी है यहाँ पर जिसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलेगा? लाइक एंट्राइटिस हो गया आपका, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया और निमोनिया हो गया। तो इन तीनों में यदि बेस्ड ऑन सिम्टम इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, और इनमें हैं तो चारों की चारों इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, लेकिन निमोनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस और एंट्राइटिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट विद इन 1 वीक 2 वीक में ये चीज़ें हैं जो ठीक हो जाएंगी। बट लेप्रोसी का ट्रीटमेंट चलता है जनरली 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक। जो लेप्रोसी का मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट चलता है, MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जो मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है, इसकी MDT का मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी, इसका ड्यूरेशन होता है 6 to 24 मंथ तक। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म केयर डिसीज़ की कैटेगरी में आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है? जबकि निमोनिया हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, एंट्राइटिस हो गया, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, लेप्रोसी भी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा नाम के बैक्टीरिया से होगी, बट इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो कैसा चलता है, लॉन्ग टर्म चलेगा, 6 महीने से लेकर 24 महीने तक। मिनिमम ऑफ ड्यूरेशन पूछे तो होगा 6 महीना और मैक्सिमम होगा 24 मंथ तक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिसाइड द चेंजेस इन द डाइट पैटर्न ऑफ अ पेशेंट इज। तो कौन सा पर्सन होगा जो किसी पेशेंट के डाइट पैटर्न को चेंज करेगा? कुक, नर्स, डॉक्टर या फिर डाइटिशियन। एज पर पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या खा सकता है, क्या उसको अवॉइड करना है, ये सारा काम किसका होगा? ये होगा डाइटिशियन का। डाइटिशियन एज पर पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से उसको डाइट है जो बताएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ ERS इज। एक्सपेंशन ऑफ ERS का मतलब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERS? ऑप्शन में है आपके इमरजेंसी रीचिंग सर्विसेज, इमरजेंसी रोड सर्विस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस या फिर इमरजेंसी रिकॉर्डिंग सिचुएशन। सो एक्सपेंशन ऑफ ERS का मतलब होता है कि आपको ERS का फुल फॉर्म क्या है, और ERS का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको आते ही आते हैं, स्पेशली फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं। यदि आप हेल्थ केयर में आप या तो यहाँ पे NHM के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप यहाँ पे MPHW का दे रहे हो, या ESB के लिए दे रहे हो, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए। द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टर्न ऑन रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर सेरिब्रल स्टेट का मतलब है कि आपका जो माइंड है उसकी क्षमता क्या है, सही तरीके से चल रहा है नहीं, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सेरिब्रल इंडेक्स में आएंगी। अब जो सेरिब्रल इंडेक्स है इसको चेक करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या होगी? तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो कहलाती है ग्लासगो कॉमा स्केल। एग्जाम में आती है GCS स्केल। 15 है जो मैक्सिमम पॉइंटिंग होती है, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन कॉमा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेरिब्रल इंडेक्स के लिए सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो सबसे अच्छा इंडेक्स है वो क्या है? वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपका आंसर सीधा ऐड किया गया है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो सबको पता है विटामिन A, D, E, K। ए फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन। यदि ये विटामिन ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन के ज़्यादा होने के कारण ही होता है, स्पेशली ए के कारण। फिर यहाँ पर आते हैं पानी में घुलनशील और वाटर सॉल्यूबल, तो होते हैं विटामिन C और विटामिन C और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसलिए वो। नेक्स्ट इज द एंटीडोट टू हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन K, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। तो हेपेरिन और वारफ्रिन दोनों क्या है? एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है यहाँ पर।
तो हेपेरिन और वारफरिन है जो दोनों एग्जाम में आती हैं, लेकिन हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है तो हेपेरिन का क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। फिर यहाँ पर विटामिन के है, किसका है, वारफरिन का। किसका, वारफरिन का। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो ओनली हम हेपेरिन ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। यदि ओरल एंटीकोगुलेंट पूछे तो वो है वारफरिन। वारफरिन को कभी भी IVIM नहीं देंगे, सीधा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। कोमाटोस पर्सन में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, अल्टर्ड सेंसोरियम, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या हो, एयरवे क्लियरेंस या फिर एयरवे से रिलेट करता हुआ ऑप्शन है, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। कोमाटोस पर्सन है, मतलब मरीज क्या है, कोमा में है। कोमा में है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या होगी, वो होगी आपकी बेस्ट प्रायोरिटी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन। नॉर्मल CVP कितना होगा, 0 to 5 सेंटीमीटर्स, 5 to 10, 10 to 15 या फिर 15 to 20। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है क्या, सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, नॉर्मली होता है 5 से 10 सेंटीमीटर्स की रेंज में। कितना, 5 to 10। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर CVP पूछा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा है, यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, 5 to 10। यदि H2O में पूछे, किसमें, यहाँ पर 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है, क्या है, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O है। लेकिन यहाँ पर mm ऑफ Hg में पूछे तो कितना होगा, 7.5 mm ऑफ Hg। कितना, 10 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर H2O। क्लियर है। यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, और यदि यहाँ पर mm ऑफ Hg में मरकरी में पूछे तो 7.5। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्सपीरियंसेस डिस्निया ड्यू टू। तो यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड स्पाज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पर्सन में क्या होगा, फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एल्वुलाई, लंग्स और एल्वुलाई के यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lungs. Next one is a client on anticoagulant therapy is specially monitored for। यदि कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उसको और कौन सी चीज़ मॉनिटर करेंगे हम, नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, फिर हेमेच्यूरिया। तो एंटीकोगुलेंट वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज एन ऑप्शन की होगी हेमेच्यूरिया। क्या है, यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करना है। क्या है, यूरिन के साथ में जो ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट इज द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, तो क्या होगा बच्चे को, ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला, रिस्प्रिंग्स डिसीज, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नाम आपको याद आया होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने किस में मिलती है, ये देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। अब यहाँ पर जो कंजेनाइटल ही है, जब तो बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को वॉमिटिंग
हो रही हैं। हिरस्प्रिंग्स डिसीज़ है जो मेगा कॉलन डिसीज़ हम कहेंगे, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। बच्चा है जो 48 आवर तक हो जाएंगे, मेकोनियम पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर यदि वॉमिटिंग पूछते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो क्या होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar. Your answer would be, तो डीएम वाला मरीज है उसके लिए कैलोरी पूछता है कि 1 चम्मच शक्कर में 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी, 5, 15, 20 या फिर 60। तो यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर इज इक्वल टू 20 किलो कैलोरीज। कितने? 1 जो चम्मच 1 टीस्पून है किसके बराबर होगी? होगी आपकी 20 कैलोरी के बराबर। कितनी? 20 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटोज, ग्रीन ग्राम एंड दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन से हैं जो रिच सोर्स हैं विटामिन ए के? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या? येलो फ्रूट, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? आपके रिच सोर्स है विटामिन ए के। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स माने जाएंगे। प्रोटीन के हैं जो दालें होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, येलो फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट, कैरेट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब किस तरीके के लिए हैं? पपाया हो गया, सॉरी, किसके लिए? विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट इज the urinary output of a client for 24 hours was 350 ml. Nurse has documented the observation as, तो यदि यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 350 ml है तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? एन यूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एन यूरिया का मतलब तो 100 ml से भी कम पास होना, वो भी 24 घंटे में एब्सेंट ही होना। पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना। डिसयूरिया में मतलब दर्द होगा यूरिन पास करते टाइम, जलन होगी। ओलिगोयूरिया में 500 ml से कम जब यूरिन पास होगी 24 घंटे, वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया, कम यूरिन का पास होना और ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स विदाउट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। क्वेश्चन ध्यान से देखें, कैंसर में आपने पढ़े हुए हैं कि जब आपकी जो सेल्स की साइज बढ़ती है लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया फिर एट्रोफी। लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कौन सी डाइट है जो प्रेफरेबल रहेगी किसके लिए यदि क्लाइंट को डायबिटिकुलाइटिस हुआ है? तो पहली चीज़, जब आपको पता होगा कि डायबिटिकुलाइटिस है क्या, तब तो आप उसके लिए डाइट बता पाएंगे। तो यहाँ पर डायबिटिकुलाइटिस का जो मेन या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये होता क्या है, तो डायबिटिकुलाइटिस में जो आपका कोलोन है, कोलोन का मतलब है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से हम ये कहेंगे वीकनेस के कारण, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, जो डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तरीके से पाउच जैसे बनेंगे, डायवर्टिकुला जिसको नाम दिया गया है। और यदि इन्हीं पाउच में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? आपकी डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज को आप यदि डाइट की बात करते हैं तो कौन सी डाइट प्रेफर करेंगे? लो फाइबर, हाई फाइबर, क्लियर लिक्विड या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कोलोन पे प्रेशर पड़ेगा तभी आपके डायवर्टिकुला बनेंगे, जो स्मॉल पॉकेट जैसे बन रहे हैं वो बनेंगे। कोलोन पे प्रेशर कब पड़ेगा? या तो आपकी डाइट में पानी की कमी हो, क्लियर, आपकी डाइट में पानी की कमी हो, फाइबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यही सब रीजंस रहेंगे किसके लिए? डायवर्टिकुलाइटिस के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? जो डाइट देंगे मरीज में वो कौन सी होगी? हाई फाइबर्स डाइट। क्या होगी? हाई फाइबर्स डाइट। यहाँ पे देखिए आप, ये रही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलोन। और एटलीस्ट 5 मीटर तक इसकी लेंथ है जो मानी जाती है। जो स्मॉल होती है उसकी ज़्यादा होती है, 7 मीटर तक। ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर इसके जो पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन,
डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर डिसेंडिंग पार्ट है या फिर कोई सा भी पार्ट हो सकता है कोलन का। अब यहाँ पर ये पॉकेट जैसे बनेंगे, इनमें ब्लीडिंग होगी, ये क्या है डायवर्टिकुलम कहलाएंगे जो यहाँ पर बनेंगे। अब यदि इन्हीं में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन जब एक से ज़्यादा जगह डायवर्टिकुलाइसिस हो जाए तब ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलोसिस। याद रखें, ये ओनली पाउच अकेले बनते हैं, पॉकेट स्मॉल पॉकेट बनते हैं इनसाइड ऑफ योर कोलन, इट्स कॉल्ड द डायवर्टिकुला। और यहाँ पर यदि इन्हीं में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। और जब इन्हीं के बहुत सारे डायवर्टिकुलम बन जाएंगे और फिर इनमें इन्फेक्शन होगा तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलोसिस। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे डायवर्टिकुलोसिस के? लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जो कि कभी कभी सीवियर भी हो सकता है। लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा। डिस्टेंटेड एब्डोमेन और पैल्पेबल कोलन, हो सकता है कि आप अपने कोलन पे जब डॉक्टर पाल्पेशन करेंगे, जो भी डॉक्टर फिजिशियन आपका पाल्पेशन करेगा तो उनको एक पाल्पेबल कोलन भी फील होगा। फीवर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन सी बात है, जब यदि किसी पर्सन को कोई भी जीआईटी से रिलेट करती प्रॉब्लम होती है तो नोजिया वॉमिटिंग होता है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी। रेक्टल ब्लीडिंग क्यों होगी? मान लीजिए जो यहाँ पर पाउच बने हुए हैं इनमें यदि ब्लीडिंग हो रही है, यही जो ब्लड है कहाँ से आएगा? रेक्टम के थ्रू बाहर आएगा, तो यहाँ पर रेक्टम ब्लीडिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डायरिया बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे? हाई फाइबर डाइट। कॉज क्या है इसके? आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, मतलब जो यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो में कुछ यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कोई भी आपको इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ है, HIV हो गई या फिर कोई सी भी ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गई, वो ओबेसिटी, विटामिन D की कमी, तो ये सब क्या है? रीज़न है। अब यदि यहाँ पर यही डायवर्टिकुलाइटिस क्या हो, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो होंगे बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बन गए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोलन में बहुत ज़्यादा डायवर्टिकुलाइटिस बन गए, तो यहाँ पर जो आपका जो भी मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो कोलन में ही आता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था ना, यहाँ का आइटम बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनाइटिस, कभी कभी बस्ट आउट हो जाए, ये जो डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस है क्या हो जाए? बस्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो यहाँ पर लेयर है पेरिटोनियम है उसकी कवरिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एब्सेस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होगी यदि इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। डायग्नोसिस के लिए तो वही है कि आप इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट कराएंगे और यहाँ पर लिवर एंजाइम टेस्ट कराएंगे कि कोई लिवर से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से तो आपका पेन नहीं हो रहा है। स्टूल टेस्ट कराएंगे यदि किसी पर्सन को डायरिया का केस होता है। USG कराएंगे जिससे प्रॉपर पता चल जाएगा। एंड देन CT स्कैन कराएंगे तो CT स्कैन में और कंफर्म हो जाएगा कि कितना सीवियरिटी है और किस तरीके से इस चीज़ को ट्रीट किया जाना है। तो आई होप आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों डायवर्टिकुलाइटिस को लेके। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ क्रॉन्स डिसीज, द नर्स शुड एंटीसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। यदि किसी पर्सन को क्रॉन्स डिसीज हुई है तो एज अ नर्स आप कौन से सिम्टम है जो एंटीसिपेट करेंगे? ब्लड डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। क्रॉन्स डिसीज में होगा क्या? जो यहाँ पर इस मरीज को यदि क्रॉन्स डिसीज हुई है तो कौन से सिम्टम आपको उसमें देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर क्रॉन्स डिसीज क्या है? GI ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लामेशन है। अब ये आपके कहाँ से? स्टमक से लेके एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। कहाँ से? स्टमक से एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या है? क्रॉन्स डिसीज इन्फ्लामेशन है आपके GI ट्रैक्ट में होने वाला। अब ये इन्फ्लामेशन आपके GI ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग जो एनस एरिया है वहाँ तक अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे?
तो आपको लगेगा डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग सबसे कॉमन साइन यहाँ पे माना जाएगा किसका, क्रॉन्स डिसीज़ का। क्रॉन्स डिसीज़ वाले मरीज में यदि बात की जाए डाइट की तो प्रोटीन वाली डाइट है जो अवॉइड करने को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपका ल्यूमेन होती है कोलोन की, वो इस तरीके से रहेगी जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रही है। कोलोन की जो ल्यूमेन है वो ऐसी रहेगी। लेकिन जब क्रॉन्स डिसीज़ की कंडीशन होगी, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, कहाँ पर, जीआई ट्रैक्ट में, जो आपके स्टमक से होते हुए एनस तक रहेगा। तो इन्फ्लामेशन या तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, या फिर एनल एरिया में हो सकता है। तो यहाँ पर इसके कारण ब्लड भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। कहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा, स्टूल में। लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होगा, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा है, तो वही एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग है जो देखने को मिलेगी किसमें, क्रॉन्स डिसीज़ में, और जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। यदि किसी पर्सन को स्किन ड्राइनेस होती है तो कौन से इंटरवेंशन आप है जो यहाँ पे अपनाएंगे। कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इंटेक and take necessary measures to prevent infection। दूसरा ऑप्शन है, ask the physician to refer the patient to a dermatologist and suggest that the patient wear home laundered sleepwear। Encourage the patient to increase his fluid intake, use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area। Avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician। तो आप स्किन ड्राइनेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आपकी फैट इंटेक ले पर्सन यहाँ पर, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सके। दूसरे में है कि पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। तीसरा है यहाँ पर कि फ्लूइड ले, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो क्यों अपनाई जाएगी स्किन इंटेग्रिटी के लिए। स्किन ड्राइनेस यदि हुई है तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को। आप यहाँ पर पर्सन को इनकरेज करें कि आप ज़्यादा फ्लूइड लें, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस है, और कभी कभी ड्राइनेस के कारण स्किन ब्रेक भी रहती है और यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो जब आप नहाते हैं। और आफ्टर दैट बाथिंग आप लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन, तो आपको इन्फेक्शन होने का और स्किन ड्राई होने का चांसेस है जो कम रहेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा मेजर अपनाएंगे, इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज हिज फ्लूइड इंटेक, यूज नॉन इरिटेटिंग सोप व्हेन बाथिंग द पेशेंट एंड अप्लाई लोशन टू द इन्वॉल्व एरिया। तो इससे आप ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन बाथिंग द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज, the nurse should use long firm strokes from the distal to the proximal area। the technique or this technique, जब भी आप पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो एज अ नर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्म स्ट्रोक यूज़ करते हैं जो कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल एरिया तक यूज़ किए जाएंगे। इस टेक्निक का एम क्या है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जब आप क्लीन करते हैं तो एज अ नर्स आप फर्म और लॉन्ग स्ट्रोक क्यों यूज़ कर रहे हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, ताकि वीनस ब्लड रिटर्न को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। जब ये वीनस ब्लड रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में फ्लो होगा, तो यहाँ पर वीनस स्टेसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक गुड पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके लिए जो ब्लड फ्लो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन के लिए आप जो लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, क्यों कर रहे हैं वो आप, ताकि इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न हो सके। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग किस स्टेज में स्लीप की आपको सपने ज़्यादा आते हैं, स्टेज 1 नॉन रैम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन रैम डेल्टा स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं स्लीपिंग पैटर्न की।
विविड ड्रीमिंग मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेटते ही साथ आए, वो आप भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको सपने आते हैं मतलब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं, और ये होता है आपका कब? रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, REM में। किसमें? REM में। फर्स्ट होती है NREM। कौन सी? NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आप जैसे ही लेटे हुए हैं आप, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट वाली उसमें क्या हो जाएगी? नींद खुल जाएगी। वेकफुलनेस एंड स्लीपिंग। फिर दूसरी होती है सेकंड स्टेज। कौन सी? NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज सेकंड। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आपका ब्रेन है जो गहरी नींद के लिए आपको क्या करेगा? भेजेगा, एक तरीके से हम कहेंगे। तो होती जनरली लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट तक की। फिर NREM जिसमें आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, जो BP है आपका, ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहेगा, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। डीपेस्ट स्लीप सबसे यदि पूछें तो वो होती है NREM स्टेज थर्ड में। फिर जब आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं, इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, इमोबिलाइज्ड रहेगी, और आपको सपने आते हैं, वो आँखें जिसमें आपकी ऐसे घूमेंगी, तो वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। विविड ड्रीमिंग कब होगा आपका? रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। नेक्स्ट इज द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प इंड्यूस द स्लीप इज। तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि गर्म दूध हो गया, उसमें ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव होगा जिससे आपको नींद आएगी? फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, मेथोट्राइमेप्राजीन या फिर ट्रिप्टोफैन। क्या होगा? नेचुरल सेडेटिव मतलब आपने कुछ मिलाया नहीं है, ना मीट में मिलाया है, ना ही मिल्क के प्रोडक्ट में, स्पेशली गर्म दूध में, लेकिन आपको उनके खाते ही साथ आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इंड्यूस द स्लीप। तो ये कौन सा यहाँ पर होगा? फ्लोराजेपाम होगा, टेमाजेपाम होगा, मेथोट्रेमाजेपाम होगा कि ट्रिप्टोफैन होगा? तो नेचुरल सेडेटिव्स का काम यहाँ पे आपका क्या करेगा? वो होगा ट्रिप्टोफैन। क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन। जैसे आपके घर में जो नानी दादी मम्मी लोग हैं वो क्या कहती हैं? गर्म दूध पी के अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम रहेगा कि गर्म दूध, गुनगुना दूध पीने से आपको नींद क्यों आएगी? क्यों?